खैर मकदम है आप सभी का टीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर देश के 8 राज्यों में हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा देने की मांग की गई। इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि इन 8 सूबों में हिंदू माइनॉरिटी हैं और उन्हें माइनॉरिटीज के अधिकार मिलने चाहिए। इन राज्यों में लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब शामिल है। मांग यह भी की गई है कि 1993 में केंद्र सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाए, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत तमाम मजहब के लोगों को माइनॉरिटी दर्जा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से गुहार इस बात की लगाई गई है कि वो केंद्र की मोदी सरकार को आदेश दे कि इन राज्यों में हिंदुओं को माइनॉरिटी घोषित किया जाए और किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले शख्स को माइनॉरिटी दर्जा सिर्फ उसकी पॉपुलेशन के आधार पर ही मिले। तो आज बिग बुलेटिन में बड़ा सवाल यही कि क्या मुल्क में हिंदू भी माइनॉरिटी हैं? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हिंदू आबादी पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त। हिंदुस्तान की 8 रियासतों में हिंदू आबादी पर उठा सवाल। हिंदुओं को मिले माइनॉरिटी यानी अकलियत का दर्जा। तो क्या अब मुल्क में हिंदू भी माइनॉरिटी हैं? मुल्क की 8 रियासतों में हिंदुओं को अकलियत का दर्जा देने और इसी के मुताबिक सहूलियात देने के मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट में एक मुफाद आमा की अर्जी दायर की गई। बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी अर्जी में कहा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हिंदू अकलियत में हैं। ऐसी रियासतों में हिंदुओं को अकलियतों के हुकूक मिलने चाहिए। दरख्वास्त में कहा गया कि किसी भी कम्युनिटी की अकलियतों की हैसियत सिर्फ उनकी आबादी की बुनियाद पर ही होना चाहिए। देश भर में हिंदुओं को 8 राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। हमारे साथ याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सर, आपने जो अर्जी दाखिल की है उसमें आपकी प्रेयर क्या है और कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर आपने ये मांग की? देखिए, हमारी मेन प्रेयर ये है कि जो 93 का नोटिफिकेशन है, जो ये परिभाषित करता है कि कौन कौन अल्पसंख्यक है, वो नोटिफिकेशन अपने आप में ही वो सड़ा है, वो बेकार है, उसको तुरंत फेंक देना चाहिए। उसके हिसाब से मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं। अब आप ये देखो कि लक्षद्वीप में 96% मुसलमान है, वो भी माइनॉरिटी कहलाएंगे। कश्मीर में 68% मुसलमान है, वो भी माइनॉरिटी कहलाएंगे। असम में 34% है, बंगाल में 28% है, हाँ, पंजाब में भी आप देखो। ऐसे ही जो हिंदू हैं वो लक्षद्वीप में केवल 2% है, मिजोरम में केवल 2%, नागालैंड में केवल 8%, मेघालय में केवल 11%, कश्मीर में केवल 28%, अरुणाचल में 29%, मणिपुर में 31%। वो बेचारे अल्पसंख्यक नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये पूरी तरीके से ये नोटिफिकेशन बेकार है, इसको स्ट्रक डाउन करे सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट खुद डिफाइन करे। संविधान में हमारे जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ड यूज किया गया वो उनके लिए यूज किया गया जिसका कोई डोमिनेंट ना हो। वो केवल उनको प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया था कि जिसको प्रोटेक्शन अगर नहीं दिया जाएगा तो कहीं उनका वजूद न खत्म हो जाए। वहीं हिंदुओं को अकलियत का दर्जा देने की हिमायत करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जिन रियासतों में हिंदुओं की तादाद कम है उन्हें अकलियत का दर्जा मिलना चाहिए। जिसकी मेजोरिटी है वो मेजोरिटी में होगा और दूसरा ग्रुप माइनॉरिटी में होगा। इसके ऊपर पहले माइनॉरिटी कमीशन ने एक मौके पर इसके ऊपर एक लाइन ली है, तो मुझे उससे इत्तेफाक करने में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। और जिसे पंजाब का मामला है, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला है, तो मुझे इससे इत्तेफाक करने में कोई बुराई बज़ाहिर नज़र नहीं आती। लेकिन मैटर सब जुडिस है, अदालत में है, अदालत के ज़ेर गौर है और हम ये समझते हैं कि अदालत इसके सारे एस्पेक्ट पर गौर करेगी और इसके बारे में कोई मुनासिब फैसला आएगा। मुल्क में हिंदू अक्सरियत में है, लेकिन अब हिंदुओं को रियासती पैमाने पर अक़लियती दर्जा देने के लिए किया जाने वाला मुतालबा एक ऐसे वक्त उठाया जा रहा है जब मुल्क में 2019 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं तमाम सियासी पार्टियां इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाकर फायदा हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगी, या फिर इसके कुछ और मायने हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या हमारे मुल्क में हिंदू भी माइनॉरिटी हैं? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस मामले में
जिन्होंने अपील की है, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन अश्विनी उपाध्याय साहब, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मौलाना अतहर दहलवी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित अजय गौतम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा किंग सी भारती साहब हमारे साथ जम्मू से लाइव मौजूद हैं और कश्मीरी पंडितों का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय साहब, आपने ये अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, बेसिकली आपकी मांग क्या है और इसकी जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? क्योंकि देखिए टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्योंकि आपका ताल्लुक बीजेपी से है, आप ही इस मामले में अपील कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बहाने पोलराइजेशन की कोशिश है और 2019 की दरअसल तैयारी आप कर रहे हैं। समीर भाई जी, आप मुझे लगता है शायद आप तो मुझे जानते ही हैं कि मैं बहुत सारे मुद्दे उठाता हूं और आपको पता होगा जी, कि बिल्कुल। परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पिटीशन पे पूरे देश भर के सांसदों और विधायकों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के लिए भी ऑर्डर किया है। तो इसलिए आप इसको कम से कम, आप तो मुझे ऐसा ना कहें, बाकी लोग जो नहीं जानते वो कहें, समझ में आती बात। जी, देखिए हमारे देश में समीर जी, हमारे देश में माइनॉरिटी के लिए एक बकायदा आर्टिकल है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये डिफाइन हुआ ही नहीं। और क्या किया 1993 में कांग्रेस ने बिना दिमाग लगाए हुए एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया। नोटिफिकेशन इशू किया कि भैया ये 5 लोग माइनॉरिटी हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 11 जजेस की बेंच का फैसला आया 2002 में टीएमए फाउंडेशन में। उन्होंने बोला नहीं, नेशनल लेवल पे आप माइनॉरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, आपको स्टेट लेवल पे डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं अप्लाई किया। उसके बाद 2004 में एक नया फैसला आया, नहीं अप्लाई हो पाया। 2007 में एक नया फैसला आया, वो भी नहीं अप्लाई हो पाया। अब समस्या ये आ रही है कि आखिर माइनॉरिटी है कौन? भारत संविधान से चलता है, आर्टिकल 14 सबके लिए लागू होता है, समानता सबके लिए लागू होता है। तो जो आपके पास कोई नोटिफिकेशन लागू होगा वो सबके लिए समान होना चाहिए। या तो आप डिसाइड कर लो, अगर हमारे पास कोई परिभाषा नहीं है तो सबसे अच्छा है कि हम यूनाइटेड नेशन की परिभाषा ले ले। यूनाइटेड नेशन की जो डिफिनीशन है माइनॉरिटी की समीर, उसमें 2 वर्ड यूज किया है कि दैट ग्रुप शुड बी न्यूमेरिकली इंफीरियर एंड नॉन डोमिनेंट। मतलब ऐसा ग्रुप जो न्यूमेरिकली बिल्कुल इंफीरियर हो, छोटा सा ग्रुप हो, नगण्य से, जिसका बहुत कम वजूद हो, और नॉन डोमिनेंट हो। और नॉन डोमिनेंट 3 चीजें में हो, सोशली नॉन डोमिनेंट हो, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट हो और इकोनॉमिकली डोमिनेंट हो। ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि भैया बहुत छोटा है, बहुत वजूद नहीं है, बहुत नगण्य है, अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो बहुसंख्यक लोग उसको पर कब्जा कर लेंगे या उसको कन्वर्ट करा देंगे या उसको परेशान करेंगे। ऐसी ये फिलॉसफी होती है माइनॉरिटी की, जो इंटरनेशनल फिलॉसफी है। मैंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि 1993 का नोटिफिकेशन जो है उसको आप क्वेश कर दीजिए, ये पूरी तरीके से इलीगल है, अल्ट्रा वायरस है। दूसरा हमने निवेदन किया है, चूंकि संविधान में माइनॉरिटी की कोई डिफिनीशन नहीं है, तो यूनाइटेड नेशन की जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंडिया के लिए एक फ्रेमवर्क बना दीजिए, और वो फ्रेमवर्क सबके लिए हो। मान लीजिए आपने 2% तय करना, 2% तय कर दीजिए। जहां 2% मुसलमान, 2% से कम मुसलमान है वो वहां अल्पसंख्यक है, जहां 2% से कम हिंदू है वहां वो अल्पसंख्यक है। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत साहब, अश्विनी उपाध्याय साहब की पूरी बातें आपने सुनी। ये 1993 का जो नोटिफिकेशन था, आप मानते हैं कि एक भूल हो गई और अभी भी ये कंफ्यूजन देश में बरकरार है कि माइनॉरिटी है कौन? दरअसल ये तय ही नहीं हो पा रहा है। समीर भाई, अश्वनी जी बहुत विद्वान वकील हैं, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की उस नीति नियंत्रण संघ के एक सदस्य भी हैं, जो हिंदुस्तान में ये तय करती है कि कब कब कौन कौन से मुद्दों को उठाना है और कब कब कौन कौन से मुद्दों को गिराना है। जब इनके पास से लव जिहाद, घर वापसी, धर्मांतरण, ये सारे मुद्दे जब, और गाय गोबर, ये सारी चीजें जब खत्म हो गई, तो अब इन्होंने एक नया सिगुफा निकाला। आप इस चीज को एक बात बताइए, देश संविधान से चलता है, देश किसी की विश से तो चलता नहीं।
आज की डेट में अगर इनको कोई संविधान संशोधन चाहिए तो संसद में नरेंद्र मोदी जी से कहें ना, एक बात। दूसरी चीज, देश में माइनॉरिटी होती है या प्रदेश में? कल की डेट में ये प्रदेश में माइनॉरिटी के बाद कहेंगे कि साहब अब जिले में माइनॉरिटी तय हो जाए, उसके बाद कहेंगे ये ब्लॉक लेवल पे माइनॉरिटी तय हो जाए, और उसके बाद ये कह देंगे कि गांव में माइनॉरिटी तय हो जाए। मैं अश्वनी भाई आपके बीच में बोला नहीं, कृपया स्वस्थ बहस रखें। अरे मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, विद्वान प्रवक्ता है जी। ओहो जी सुरेंद्र जी, तो मैं आपसे कल की डेट में ये गांव में और उसके बाद गलियों में ये लोग माइनॉरिटी तय करेंगे। भाई ये माइनॉरिटी तय करने वाले होते कौन हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर कोई बात आई है संविधान के संशोधन की या किसी चीज की, तो आए संसद में, बहस करें संसद में। पूरी तरीके से हम तैयार हैं, बहस करने के लिए तैयार हैं। ये देश में तय होगा कि अकलियत कौन है, अक्सरियत कौन है। अभी पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने जब जैनों को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया, तब अश्वनी उपाध्याय कहां पर थे कि माइनॉरिटी जब जैनों को कहा गया है। अभी पिछली सरकार में 4.5 या 5 साल पहले, उस वक्त अश्वनी उपाध्याय ने तो विरोध नहीं किया, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, क्योंकि देश की संसद ने लागू किया था उसको। यहां पर प्रश्न इन लोगों के जो सबसे बड़े हैं। दूसरा, इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि अगर आपके पास कानून नहीं है तो यूनाइटेड नेशन का कर दें। तो मैं अश्वनी जी से पूछ रहा हूं, क्या भारत को ये लोग विदेशी शक्तियों का गुलाम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? यूनाइटेड नेशन के कानून लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, विदेशी शक्तियों की गुलामी की बात कहां से आ गई सुरेंद्र जी? पहला पॉइंट तो आपने वाजिब उठाया, लेकिन ये दूसरे में कुछ खास दम नजर नहीं आ रहा है मुझे। लागू करेंगे आप? नहीं, दूसरा जो है वो बड़ा बेदम सा नजर आ रहा है मुझे। ये तो उन्होंने एक बात कही ना कि भाई अगर कंफ्यूजन है तो वो एग्जाम्पल हमारे सामने है, उसको लागू कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्या कश्मीर पे यूनाइटेड नेशन की ये बात करते हैं या बाकी चीजों पे यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यही है। बात कर रही है, क्या बात कर रही है आज की डेट में समीर, ये हिंदुस्तान में भारत के संविधान के अगेंस्ट में जब यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो सुरेंद्र जी ठीक है। डॉक्टर सुभाष गुप्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, संविधान संशोधन की बात हो रही है। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीधा सवाल मेरा, क्या वाकई आप ये मानते हैं कि अभी भी इस देश में इस बात को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है कि मेजॉरिटी कौन है और माइनॉरिटी कौन है? क्या ऐसा है? माइनॉरिटी कौन है और मेजॉरिटी कौन है, ये सिर्फ एक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखें और हम ये समझें कि न्यूमेरिकली बिगर जो है वो मेजॉरिटी है और न्यूमेरिकली स्मॉल जो है वो माइनॉरिटी है, एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होगी। लेकिन संविधान के अंदर अपने आप जो धारा 29 और धारा 30 है उसके अंदर माइनॉरिटी का जिक्र किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में इस डेफिनेशन को डिफाइन, माइनॉरिटी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। चंपाकम दुरायजान से लेकर आज तक जो है हम माइनॉरिटी को एक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए हैं, और ये माइनॉरिटी को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि देश के अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। अगर माइनॉरिटी स्टेटस मुझे एक स्टेट के अंदर मिल जाता है कहीं पर भी, तो मैं फिर उस माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर दूसरी जगह में मैं उसका उपयोग कर सकता हूं जहां पर मैं माइनॉरिटी में ना हूं। और जैसा कि पहले भी कहा, हर माइनॉरिटी अगर रिलीजन के बेस पे है तो रिलीजन के अंदर सब रिलीजन्स हैं। सिख्स के अंदर जो है नामधारीज हैं, मुस्लिम्स में शियास और अहमदियस हैं, क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट्स एंड दूसरे हैं। ओके, तो इस तरह से बहुत ही मुश्किल ये एक पेचीदा सवाल है कि हम किस बेसिस के ऊपर माइनॉरिटी को डिफाइन करें। इसको माइनॉरिटी को न्यूमेरिकली डिफाइन करना या न्यूमेरिकली समझना मुश्किल है। जो यूनाइटेड नेशंस की बात करी इन्होंने, अखिलेश भाई ने, कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली डोमिनेंट, तो मद्रास का अगर केस लें 3% हिंदू ब्राह्मण है लेकिन डोमिनेंट है, और हमारे को लॉ लाना पड़ा, लेजिस्लेशन लाना पड़ा टू गिव द प्रोटेक्शन टू 97% ऑफ द पॉपुलेशन देयर। तो इसको बहुत ही मुश्किल और पेचीदा सवाल है, इसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता। पहले एक और वक्ता जी ने जो कहा, नाइंसाफियां जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर में जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो वजीफे वगैरह मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, उनका फायदा
उन माइनॉरिटीज को नहीं मिल पा रहा है जो जम्मू कश्मीर में दरअसल सही मायने में माइनॉरिटीज हैं। उनका फायदा मुसलमानों को मिल जा रहा है जो कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में मेजॉरिटी में है। इसको कैसे दूर किया कैसे जाएगा? देखिए समीर, सबसे पहली चीज मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने जिम्मेदार और जिसको कह सकते हैं कि इंतहाई काबिल तरीन पैनल यहाँ मौजूद है। गुप्ता जी ने जिस तरफ इशारा करा जी, हमको अपने संविधान को समझे बगैर किसी चीज पे भी तबसरा करना बेमानी होता है। हिंदुस्तान में जैसे आप हम छोटी सी आपको दो मिसालें देता हूँ। मसलन हम सेंट्रल हज कमेटी बनाते हैं जी, या वक्फ काउंसिल बनाते हैं। हमको उसमें इस चीज का लिहाज रखना पड़ता है कि मुसलमानों की जो माइनॉरिटीज हैं उनको उसमें किस दर्जा शामिल किया जाएगा। इस तरीके से जिनसी यानी जो सेक्स के एतबार से माइनॉरिटीज हैं, औरतें हैं, दूसरी हैं, उनको हम किस तरीके से उसमें अकोमोडेट करेंगे। अब सवाल हम करते हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर का। जी, पंजाब और जम्मू कश्मीर दो ऐसी रियासतें हैं जहां सिख और मुसलमान बड़ी तादाद और अक्सरियत में हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सूबे के एतबार से 93 की जिस एक्ट की हमारे उपाध्याय साहब बात कर रहे हैं, वो 93 का जो एक्ट है दरअसल नेशनल माइनॉरिटी एक्ट के तहत उसको बनाया गया था। और उसमें वजाहत के साथ इस बात को कहा गया कि जो सिख पंजाब में रहता है, जो मुसलमान जम्मू कश्मीर में रहता है, उसको उसकी बेनिफिशियरी नहीं होगा। हाँ, अगर जैसे कि गुप्ता जी ने कहा वो वहां से मूवमेंट कर लेता है, हाँ, बाहर आ जाता है, हाँ, तो बेनिफिशियरी हो जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसे हिंदू या मुसलमानों दोनों को आप देखिए, एक जगह वो मुसलमान है और मेजोरिटी में, लेकिन उसके साथ साथ वो ओबीसी में भी आ जाता है, वो ट्राइबल में भी आ जाता है। लक्षद्वीप की मिसाल जैसे हमारे उपाध्याय जी ने दी, इनको मालूम है कि मेघालय, लक्षद्वीप या अरुणाचल, ये आर्टिकल गुप्ता जी मुझसे बेहतर जानते हैं, वो अलग अलग आर्टिकल के तहत उनको संरक्षित किया गया है। इसी तरीके से कश्मीरी पंडित, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में पाकिस्तान की हिजरत के बाद जितना दुख और तकलीफ कश्मीरी पंडितों ने सही है, शायद किसी कम्युनिटी ने इसको सहा होगा कि अपनी जबान और अपने कल्चर को वो लोग फरामोश कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें जब वो माइनॉरिटी बाहर आती है तो उस माइनॉरिटी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम मेजोरिटी नहीं मानते हैं। हमको दिल्ली में क्या कांग्रेस की सरकार हो, गुजरात में क्या नरेंद्र मोदी की हुकूमत हो, या बंगाल में ममता की हुकूमत हो, हम कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकली जबान और हर तरीके से पसमानदा और वहां से खदेड़ दिए गए, हम उनके संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं आउट ऑफ वे जाके कानून बना के उनकी मदद करना अपना फर्ज समझते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस चीज को गुप्ता जी ने जो कहा दस्तूर के एतबार से देखना है कि अगर आप अमृतसर में रह रहे हैं या कश्मीर में रह रहे हैं तो आपको स्टेट की किसी पॉलिसी का फायदा नहीं है। जैसे आप मूवमेंट कर लेंगे आपको फायदा मिले। इसलिए महमूद मदनी साहब ने जो कहा है कि जहां पर हिंदू अकलियतों में हैं जी, उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए। लेकिन मैं उपाध्याय जी से एक छोटी सी अदब से बात कर दूं, इनके दो सीएम हैं, मणिपुर के अंदर भी और आसाम के अंदर, दोनों जो है मजहबी एतबार से हिंदू हैं लेकिन अकलियत में भी हैं, यानी पॉलिटिकली, और उनको एक और फायदा है, उनको ट्राइबल होने की भी बेनिफिशियरी है। इसलिए मेरा कहना है संविधान को संवैधानिक तरीकों से, जिन हमारे जो संरक्षता थे बनाने वाले थे कि बाबा साहब अम्बेडकर, जो भी लोग हैं, उन्होंने इसमें अकलियत और अक्सरियत के साथ साथ ये भी देखा था कि किस तरीके से समाजी ताने बाने को बरकरार रखा जाए। पंडित गौतम जी, नाइंसाफियां हो रही हैं, इसके चलते में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका फायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये क्लियर नहीं है मेजॉरिटी कौन माइनॉरिटी कौन। मानते हैं आप ऐसा? देखिए एक चीज समझिए, जो वास्तव में जिन 8 राज्यों की बात करी गई है वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, ये कैंडिड लाइट फिर एक बिल्कुल फैक्ट है। सवाल ये है कि जो मेन जो कोर क्वेश्चन है जो कोर्ट के सामने इशू करेंगे अश्वनी जी, वो ये है कि ये डिफाइन तो हो, डेफिनेशन तो निकले कि भाई एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए माइनॉरिटी कौन है। नेशनल वाइज आप इसको मानते हैं या राज्य तो में मानते हैं? 93 में 1993 में जो नोटिफिकेशन इशू हुआ उसके जरिए डेफिनेशन ही तो दे दी गई नहीं सर, कि भाई ये लोग माइनॉरिटी है। नहीं है सर, नहीं है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, कितने कानून ऐसे बने जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस कर दिया। जैसे आईटी एक्ट का सेक्शन 66A था, पार्लियामेंट ने कानून बनाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कहते हुए ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया था। तो इसलिए बात वो नहीं है। सवाल ये है कि आज मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, आप देखेंगे आजादी के बाद कितने प्रतिशत थे और आज उनका प्रतिशत कितना है। इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का विकास हुआ है तो में जो मुसलमान समाज की आबादी है उसका विकास हुआ, बाकी के तो विकास जैसे हुए हैं वो सब आंकड़े उसके सब अवेलेबल है। सवाल ये है कि जिन राज्यों के अंदर मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, वहां पर हिंदुओं के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा कैसे होगी। सवाल ये है कि जिस तरीके से केरल के अंदर PFI एक लगातार धर्मांतरण करा के जिस तरीके से जो अभी आया है सामने
कि पिछले उन्होंने खुद एडमिट किया कैमरे के आगे पिछले 10 सालों में उन्होंने 5000 से ज्यादा कन्वर्जन कराए। 5000 व्यक्ति के परिवार का हुआ है। कल डिबेट हुई थी उस पर। एक व्यक्ति के साथ 10 लोग जुड़े हुए, तो समझिए कितने लोगों का कन्वर्जन। लेकिन वो अलग मुद्दा है ना, वो अलग मुद्दा है, मुद्दा नहीं है। बात में ये मुद्दा उसकी जड़ में छुपा हुआ मुद्दा है। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हिंदू माइनॉरिटी में है तो क्या उसको उसके जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिए उससे वो वंचित रह सकता है? मेघालय के अंदर रह सकता है। अगर पंजाब में अगर जहां पर सिख बहुल के अंदर है वो माइनॉरिटी के अधिकार को ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ये एक बड़ा कोर इश्यू है। और रही बात अभी जो मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि यूएनओ की बात है, सर इंदिरा साहनी की जजमेंट पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की 10 जजमेंट है, किरण बेदी वर्सेस जितेंद्र सिंह कमेटी। सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी चीज डिफाइन करता है तो बाहर की कंट्रीज के 10 कंट्रीज के लॉ का भी रेफरेंस देता है कि उस कंट्री में ये कानून है, वहां पर ये चीजें होती हैं और हम इस चीज से सहमत हैं। तो इसलिए हम यूएनओ की बात कश्मीर के मुद्दे पर नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर 2% से ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी है तो मुस्लिम कम्युनिटी को अल्पसंख्यक से बाहर रखने की प्रेर भी अश्वनी उपाध्याय जी को लगानी चाहिए। कोई भी आबादी जो 2% से ज्यादा है किसी भी राज्य के अंदर है उसको अल्पसंख्यक की कैटेगरी से बाहर हो और मुस्लिम समाज को, यानी अश्विनी जी ने जो कहा है आप 4 कदम और आगे बढ़े। नहीं, मैं कहता हूं मुस्लिम समाज को अल्पसंख्यक कैटेगरी से बाहर करने की प्रेर भी ऐड ऑन कर देनी चाहिए। इनकी बात में छोटी सी एक चीज जोड़ दूं, इसमें एक बहुत ही बुनियादी, गुप्ता जी शायद उसका जवाब दे सकें। आपको मालूम होना चाहिए अगर ये मुस्लिम उसको लक्षद्वीप के मुसलमानों को अलग करते भी हैं तो संविधान ने जो उनको अलग से दर्जा दिया है या ट्राइबल का जो उनको दर्जा दिया है वो उतने ज्यादा बेनिफिट्स है कि अगर उनको नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी का स्टेटस ना भी मिले तो भी लक्षद्वीप के लोग लेते भी नहीं तो भी वो फायदे में। इसलिए मैं समझता हूँ इसमें सियासत ज्यादा है, हिंदुओं के हित या मुसलमानों की लड़ाई बहुत कम है। देखिए घूमकर बात वहीं पर आ गई कि सियासत दरअसल इस पूरे इशू को उठाने के पीछे जो मकसद है वो सियासत है। कश्मीरी भाई हमारे जवाब देंगे। ठीक है, किंगसी भारती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी पंडित हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा किंगसी भारती साहब, ये जो बात कही जा रही है कि भारत सरकार जो है वो हर साल 20,000 अल्पसंख्यकों को यानी माइनॉरिटीज के लोगों को टेक्निकल एजुकेशन के लिए वजीफा देती है, और जब ये जम्मू कश्मीर का जो डेटा मेरे सामने है वो ये कहता है कि वहां 753 में से 717 मुस्लिम जो स्टूडेंट्स थे उनको ये वजीफा मिला, ये स्कॉलरशिप मिली, तो आप मान रहे हैं कि ये एक बड़ी नाइंसाफी है जो कि खत्म होनी चाहिए? देखिए समीर भाई, जो अश्वनी जी ने जो रेट जो PIR लगाई है और जो इसमें इन्होंने खासतौर से जो 93 में जो अमेंडमेंट्स की गई थी, अगर इस माइनॉरिटी कमीशन का जो बायस है, अगर इसका कोई शिकार है, सबसे ज्यादा शिकार है वो कश्मीरी पंडित है। क्योंकि आप देखेंगे कश्मीरी पंडित 3% से भी कम है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, लेकिन उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि उनको उस वक्त ये बोला जाता है कि आप चूंकि हिंदू हैं तो आपको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको ना 20,000 स्कॉलरशिप्स टेक्निकल एजुकेशन में मिली हैं, उसमें कश्मीरी पंडित को एक भी नहीं मिलेगा क्योंकि उस वक्त माइनॉरिटी कमीशन का चक्कर आता है। उसके साथ में एक और बात आपको खास बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर स्टेट जो है चूंकि धारा 370 के तहत ये जो इंडिया के कानून है, ये जो एक्ट है वो लागू नहीं करते हैं, लेकिन विडम्बना आप देखिए, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो ये कह रही है कि जो नेशनल माइनॉरिटी एक्ट है हम ये लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इस माइनॉरिटीज्म में मानते नहीं हैं। लेकिन उसमें दूसरा रुख देखिए कि जब बेनिफिट्स की बात आती है तब वो कहते हैं कि मुस्लिम्स चूंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में है तो इसलिए हम बेनिफिट्स लेंगे, और वो पूरे के पूरे बेनिफिट्स लेते हैं। अब उसमें एक और चीज जुड़ा है, जब पॉलिटिकल लेवल की चीजें आती है, पॉलिटिक्स में ये कहते हैं चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ मेजॉरिटिज्म है तो यहाँ मेजॉरिटी व्यू चलेगा। तो ये बड़ा जो अजीब सा जो ड्यूअल कैरेक्टर है, और खासतौर से मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि जो JNK में जो कश्मीरी पंडित ने जो सहा है, आप उसमें आपको एक और बात में जोड़ देना चाहता हूँ कि जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, जब कांग्रेस की भी सरकार थी तब भी वजाहत हबीबुल्लाह साहब थे, उन्होंने रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कश्मीरी पंडितों को जो माइनॉरिटी कमीशन का जो बेनिफिट है मिलना चाहिए। उसके बाद एक और 2012 में जो NMC के चीफ थे सुरेंद्र राजपूत उन्होंने भी कहा जवाब दीजिए, जो कश्मीरी आप सिर्फ और सिर्फ सियासत देख रहे थे, और अभी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जो अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, आपके सामने मौजूद है किंगसी भारती साहब, बता रहे हैं कितनी नाइंसाफी हो रही है, क्या कुछ झेलना पड़ रहा है उनको, ये प्रॉब्लम्स क्या दूर नहीं होनी चाहिए, नहीं लगता है आपको? भाई
समीर भाई, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, जो जहाँ NMC पर के भी चीफ हैं, संविधानिक उन्होंने भी कार्यक्रमों recommend से हर आदमी को संतुष्ट न करने की बात है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है। उस कमी को एड्रेस करने के लिए हमारी संसद है। एक मिनट इनको चुप करें ना, तब तो मैं बोलूं। जो हमारी संसद है, कोई भी चीज अगर संविधान में कोई कमी रह गई है तो उस संविधान की कमी को पूरा करने के लिए हमारे सांसद चुने जाते हैं। कमी रह गई, पहले इस बात को मानना तो पड़ेगा ना सुरेंद्र राजपूत साहब। संविधान स्वरूप राजपूत साहब, आप तो इस बात को मान ही नहीं रहे ना। हम मानते हैं इस बात को। देखिए, मानते हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए हम मानते हैं इस बात को। हम पहले से मानते हैं इस बात ठीक है, को। मानते हैं आप। चलिए चलिए, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि आप मान रहे हैं कि अभी तक जो प्रावधान थे उसके चलते नाइंसाफियां हो रही हैं, और ये नाइंसाफियां नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए मुझे सुरेंद्र राजपूत साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। क्या इस देश में हिंदू भी माइनॉरिटी हैं? ये हमारा आज का सवाल, इस पर बहस जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। डॉक्टर गुप्ता, मैं आऊंगा आपके पास भी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो क्या हमारे मुल्क में हिंदू भी माइनॉरिटी हैं? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। मैं बस आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि ये अश्विनी उपाध्याय साहब ने जो अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई 1993 का जो नोटिफिकेशन था ये माइनॉरिटीज वाले मामले को लेकर, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाए। तो ये कैसे मुमकिन होगा? क्या अदालत के फैसले से मुमकिन होगा या फिर संसद के रास्ते हमें जाना होगा? तरीका है क्या? असल तरीका है क्या? क्या सही रास्ते पर हैं हम? सही रास्ता तो किसी भी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए संसद का ही होगा, लेकिन क्योंकि चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट एक अपना व्यू ले सकती है। 1958 से लेकर आज तक सबसे पहले केरला एजुकेशन बिल के अंदर यह क्वेश्चन उठा कि माइनॉरिटी क्या है। वहां पर कहा गया कि 50% या उससे अधिक हो तो माइनॉरिटी हो, लेकिन साथ ही में एक क्वेश्चन हुआ कि 50% ऑफ व्हाट, किसका 50%? स्टेट का, देश का, ताल्लुक का, सब ताल्लुक का, सब डिवीजन का, किसका 50%? ये मुश्किल है। लेकिन एक बात यहाँ और उठी कि मौलिक अधिकारों की, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, संविधान के तहत मौलिक अधिकार सभी को उपलब्ध हैं। ये क्वेश्चन जो माइनॉरिटी का आता है वो ये है कि कौन ऑप्रेस्ड है किस जगह और कौन ऑप्रेसर है। क्या हम ये कहेंगे कि किस स्टेट में जहां पर किसी भी समुदाय की संख्या 50% या 10% या 5% या माइनॉरिटी में है, क्या वो समुदाय वहां पर ऑप्रेस्ड है? अगर वो ऑप्रेस्ड है और दूसरा बड़ा समुदाय उसको ऑप्रेस कर रहा है तो एक क्वेश्चन उठेगा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का। लेकिन जब तक संविधान के सभी अधिकार उपलब्ध हैं तो विशेष अधिकारों के लिए, जिसके लिए ये सारी जिद्दोजहद है, उसके लिए ये तरीका नहीं है। विशेष अधिकारों के लिए विशेष तरीका है और उसको संविधान के जरिए ही सुलझाना चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी उपाध्याय साहब, मानते हैं आप दिक्कतें बहुत हैं, और सही रास्ता जब संसद का है तो उसे क्यों नहीं अख्तियार किया जा रहा है? अब तो आप ही की सरकार है केंद्र में। नहीं, समीर, मुझे जरा 2-3 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि यहां मैंने देखा सारे लोग जिनको संविधान के में कितने आर्टिकल नहीं पता, वो सब लोग संविधान की बात कर रहे हैं। मेरे पास संविधान है, इस संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप अलग से उनको, केवल इतना कहा गया है कि जो माइनॉरिटी होगी आप उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये नहीं कहा कि आप ये कहेंगे नहीं केवल माइनॉरिटी का पहला हक है संसाधनों पे, ये सब नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, माइनॉरिटीज को स्कूल खोलने की आजादी है आर्टिकल 30 में, बस, और कुछ नहीं है। तीसरी बात, क्या 1993 से पहले जब अल्पसंख्यक आयोग बना 1993 में, उसके पहले क्या मुसलमान असुरक्षित थे? या 1993 में अल्पसंख्यक आयोग बनते सुरक्षित हो गए? दूसरी बात, पहले भारत में अल्पसंख्यक कल्याण का अल्पसंख्यक मंत्रालय कोई नहीं होता था। 2006 में सोनिया जी ने पहली बार बनाया। तो क्या 2006 के पहले जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं था, केवल सामाजिक न्याय मंत्रालय था, तो क्या मुसलमान असुरक्षित थे? तो मुझे लगता है ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक
ये लगातार भारत को डिवाइड कर रहा है। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खत्म होना चाहिए। हाँ, अगर आपको अल्पसंख्यक का निर्धारण करना है तो डिफिनीशन तो होनी चाहिए। गुप्ता जी को शायद, गुप्ता जी आप यहाँ बैठे हैं, जैसा विधि विशेषज्ञ आप बता रहे हैं, मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा। 11 जजों के फैसले आ चुके हैं, उन्होंने बहुत डिफाइन कर दिया कि नेशनल लेवल पे होगा ही नहीं। टीएमए फाउंडेशन का 2002 का जजमेंट, बाल पाटिल का 2005 का जजमेंट, उसके बाद कई हाई कोर्ट्स का अलग अलग आया, पंजाब हाई कोर्ट का आया, बॉम्बे हाई कोर्ट का आया 2007 के जजमेंट, सबने बोल दिया नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है, ये केवल उसके इंप्लीमेंट करने का इशू है। हमने जो चैलेंज किया यही तो किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानो। और जब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले 11 जज के फैसले को मानेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन अपने आप अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। इसलिए डिफाइन करना है तो आपको कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा। अभी तक ये तो डिफाइन हो गया कि स्टेट लेवल पे होगा, नेशनल लेवल पे ठीक है जी। नहीं, इसमें समीर दो बातों को समझने की जरूरत है। सच्चाई की बात है कि अकलियत का उसका जिक्र नहीं किया, हाँ। लेकिन संविधान ने मुल्क में मौजूद कमजोर तबकों का अलग अलग तरीकों से जिक्र किया है। वो कहीं दलितों के नाम पे जिक्र करता है, वो कहीं ट्राइबल्स के नाम पर बात करता है, वो कहीं लिसानी यानी जो लैंग्वेज के एतबार से उन सब के संरक्षण, उन सब की हिफाजत की संविधान बात करता है। जहां तक 2006 के माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बात आप कर रहे हैं, किसी ने डिमांड नहीं की थी, लेकिन आप ये देखिए कि इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने भी उस मंत्रालय को बाकी रखा। हाँ। और एक चीज और दिलचस्प बात शायद मालूम होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और चूंकि उनसे वाबस्तगी भी है उनकी, कि आसाम स्टेट के अंदर महावीर जयंती की छुट्टी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि जो नेशनल शेड्यूल है छुट्टियों का, उसके अंदर हर स्टेट के पास इतना होता है कि हिंदुओं के कितने त्यौहार किए जाएंगे और मुस्लिम के कितने त्यौहार होंगे। बार बार ये कहा गया चूंकि हिंदुओं के त्यौहार बहुसंख्यक हो चुके हैं इसलिए महावीर जयंती की छुट्टी नहीं होगी। उस मौके पे शायद ईटीवी उस वक्त भी था, हमने सबसे पहले अंजुमन मनहाज रसूल ने डिमांड की, उसको उस वक्त तक नहीं हो सकती थी जब तक आप जैनियों को माइनॉरिटी ना मान लें। और जैनियों ने खुद अपनी खुशी से माइनॉरिटी स्टेटस लिया। तो हमारा कहना यह है उपाध्याय साहब से कि मामला खाली मुसलमानों का नहीं है। परेशानी ये है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति कर, मैं भी कहीं ना कहीं कहता हूं कि जो लोग काबिलियत से आते हैं उनका हक पहले होता है। लेकिन एक सुन लीजिए उपाध्याय, सुन लीजिए, लेकिन अगर इस मुल्क में कोई व्यक्ति दलितों के रिजर्वेशन की बात करता है तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर तक को सफाई देनी पड़ती है। लेकिन वो बेनिफिशियरी, भाई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर क्या आता है? हज कमेटी आती है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर क्या आता है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल आता है। और जिन वजीफों की आप बात कर रहे हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी बात कर रहे थे, ये वजीफे आप वेबसाइट पे चेक कीजिए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल देता है। हाँ। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को हिंदुस्तान के 26 स्टेट के वक्फ बोर्ड अपनी सालाना आमदनी का 15% देते हैं। इसलिए इसमें हमारा कहना, फिर भी मैं सियासत नहीं करना चाहता, मेरा कहना यह है कि नहीं, वो ठीक है, आप कह रहे हैं वक्फ काउंसिल देता है, छोटी सी चीज चाहता हूं। लेकिन किंगसी भारती साहब के सवाल का जवाब कैसे आप देंगे ना कि भाई 3% से भी कम है सर भारतीय, और उनको नहीं मिल रहा है माइनॉरिटीज का फायदा। भारती साहब का जवाब ये यही तो सबसे मूल सवाल है। इस मुल्क में जिस तकलीफ से कश्मीरी पंडित गुजरे हैं वो हर कोई मानता है। मैंने इनको एक बात, छोटी सी बात कहता हूं उपाध्याय जी से, वो बार बार जो गुप्ता जी ने कहा, जिस मुल्क में जो कम्युनिटी सियासी तौर से कमजोर हो जाती है, कश्मीरी पंडित सियासी तौर से भी कमजोर किए गए, लेकिन क्या वजह है कि आपने लगातार ये मुतालबा किया गया, मैं यहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, पिछली पार्टी थी वो इनको कहीं ना कहीं राज्यसभा तक लोग आते थे। क्या वजह है कि हम कितने साल गुजरने के बावजूद भी कश्मीरी पंडितों की एक आवाज भी पार्लियामेंट तक हम नहीं पहुंचा पाए? क्या वजह है कि ईस्टर्न पाकिस्तान, बिल्कुल उन्हीं से पूछते ना किंगसी भारती साहब, आपको क्या लगता है, नहीं गई, आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आप खुद बैठे हैं, खुद बताएं। या 3.5 साल में सरकार ने क्यों कुछ नहीं करा उनके लिए? जी देखिए समीर साहब, इसकी दहलवी 2 मिनट देखिए समीर साहब, जो जैसा इन्होंने आपने भी बोला, इस सब की जो बेस है वो है पॉलिटिक्स। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें पता है, और यहाँ पर पैनल पे बैठे सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की सरकार इतनी देर तक थी, लेकिन इनको पता है, लेकिन वो करेंगे नहीं। इन्हीं की सरकार के जो माइनॉरिटी कमीशन थे, उनके मेंबर्स थे, अजायब सिंह साहब थे, वजारत हबीबुल्लाह साहब इनके टाइम पे थे, उन सब ने रिकमेंड किया कि कश्मीरी पंडित को माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए, लेकिन उन्हें दिया, इनको पता था लेकिन दिया नहीं। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, 31 जो एमपीज थे उसमें से 10 एमपीज जो राज्यसभा के थे और 21 एमपी जो लोकसभा के थे। अभी जो ये कह रहे थे संसद में होना चाहिए, संसद में 31 सांसदों ने कहा कि इस रिकमेंड किया कि कश्मीरी पंडितों को माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं दिया? देखिए जब सांसद से कोई बात, संसद में कोई बात नहीं हो पा रही है,
पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है आपस की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता जो अश्विनी जी ने अपनाया है, मुझे लगता है इसमें हम कश्मीरी पंडितों को एक उम्मीद दिख रही है कि या तो आप पूरा खत्म कर दिया, उम्मीद दिख रही है। रखिए राजपूत साहब, फिर आप राजपूत साहब देखिए कांग्रेस बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है ना, उसके चलते अब सियासतदानों से लोग उम्मीद छोड़ रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल निकल कर आया, अदालत से उम्मीद कर रहे हैं सिर्फ। इसकी वजह क्या है आपके हिसाब से? समीर भाई, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चूंकि मुद्दा इस तरीके का सेंसिटिव है, तो ऐसी कोई बात न कहलवाई जाए जो कम से कम कल की डेट में देश की एकता और अखंडता के ऊपर कहीं बात आए। पहली चीज, बिल्कुल कहनी भी नहीं चाहिए। कश्मीरी पंडित हमारे हिंदू भाई हैं या नहीं हैं, इस चीज को देखना पड़ेगा। नंबर 2, कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, इसमें कुछ कमियां हम लोगों की भी रही हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, इसमें भी हमने कोई साफ बात कही। जो कमी हमसे रह गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से केंद्र में है और पीडीपी की के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3.5 साल से जम्मू कश्मीर में है। अगर ये लोग अब भी कश्मीरी पंडितों को अपनी जगह पर उनके हक और हुकूक नहीं दिलवा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम इस चीज की फेलोरिटी किसको माने कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है कहने वाले लोगों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी इनके हक और हुकूक हैं, माइनॉरिटी कमीशन को लेकर के हो या किसी भी चीज को लेकर के हो, हम एक बात जानते हैं कि देश में माइनॉरिटी का फैसला देश का संविधान राष्ट्रीय स्तर पर करेगा। अगर इसको राज्य के स्तर पर अगर आप लेकर के आएंगे तो कल की डेट में राज्य से जिला और जिले से ब्लॉक और ब्लॉक से गांव स्तर पर आ जाएगा। इस चीज को कोई समझने को तैयार नहीं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप को समझने को तैयार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा अभी लाई तो लाई क्यों? क्योंकि इनके मुसलमानों के खिलाफ सारे मुद्दे इनके नल एंड वाइड हो गए हैं। लव जिहाद भी नल एंड वाइड हो गया, घर वापसी भी, धर्मांतरण भी, बीफ भी, बाकी सारी चीजें नल एंड वाइड हो गई हैं। अश्वनी उपाध्याय जी बहुत जीनियस इंसान है, अश्वनी उपाध्याय जी बहुत दिमागदार इंसान है, लेकिन दुर्भाग्य से अश्वनी उपाध्याय जी इनलाइटेंड नहीं है। अश्वनी उपाध्याय जी आज की डेट में देश को नहीं देखना चाहते, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतते देखना चाहते हैं। ये चुनावी मुद्दा है। पंडित गौतम रिएक्ट करना चाह रहे हैं। पंडित गौतम, ये बताइए कि हिंदूवादी संगठन, क्या ये जो पॉलिटिक्स की जा रही है, आप मोहरा तो नहीं बन गए कहीं? क्योंकि आप लोग भी इसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों की बात बार बार की जाती है, सिखों की बात नहीं होती, बौद्ध की बात, पारसी की बात, जैनियों की बात वो नहीं होती। मैं बिना लाग लपेट के, बिना किसी राजनीतिक चश्मे को लगाए मैं 2 बातें कहता हूँ जी। देश में आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आर्थिक पिछड़े पे आधार पर होना चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जब तक इस देश में आरक्षण रहेगा, देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आर्थिक आधार पर भी होना चाहिए, लेकिन देश का आरक्षण सामाजिक आधार पर था और रहेगा। देश में सुन लीजिए भैया जी, सुन लीजिए। आज पॉलिटिकल लाइन बोल दिया, अब आगे तो सुन लीजिए। संविधान विरुद्ध बात कर रहे हैं। गलत बात है। तो आरक्षण जब दिया गया था वो कितने साल के लिए दिया गया था? संविधान की मूल प्रति में आरक्षण कितने साल के लिए? मंशा ये बिल्कुल नहीं थी कि आरक्षण था उम्र तक चलता रहे, क्या आरक्षण हमेशा तक चलता रहे? कितने साल के लिए दिया गया था? वो मैंडेटरी था, परमानेंट था, क्या था बता दीजिए? स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आरक्षण था क्या? ये था कि इसको रिव्यू किया जाए। ये आप दोनों पार्टियों की सरकारों की जिम्मेदारी थी। सालों के बाद रिव्यू किया जाएगा। अगर आप सामाजिक तौर पे पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में नहीं लाते हैं तो 67 साल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, 67 साल से आपका हमारे मुद्दे वही के वही रहे, मुख्य धारा में नहीं आए। सही बात। राजपूत जी सुन लीजिए, आप ये देखिए ओवरलैपिंग है। संविधान विरुद्ध बात कर रहे हैं। समीर भाई, संविधान विरुद्ध बात नहीं सुन रही, कोई संविधान विरुद्ध बात नहीं हो रही है जी। आज की डेट में आर्थिक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। रिजर्वेशन के पीछे मंशा क्या थी वो बताई पंडित गौतम ने, और बिल्कुल सही बताई जी। सामाजिक तौर पे पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। इसमें यह कहा गया था कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद रिव्यू करेंगे। आप 67 साल तक या 70 साल तक, चाहे कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी दल, अगर सामाजिक पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाया, ये आपका फेलियर है। इसके लिए दोष संविधान को मत दीजिए, किसी और को मत दीजिए। अब मेरे दूसरी बात ये है, हिंदू मुसलमान क्यों? दूसरी बात हिंदू मुसलमान, मैं कहता हूं अल्पसंख्यक शब्द ही एक तरीके से गैर कानूनी है, अल्ट्रा वायरस है, अनवांटेड है, अनकॉल्ड है। अल्पसंख्यक की बात क्यों? इस देश के अंदर आपको ज्यूज मिल जाएंगे, यहूदी मिल जाएंगे, जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे देश के अंदर जो
जो धर्म कहीं भी विलुप्त हो गए वो भारत के अंदर फले फूले, उनको संरक्षण मिला। तो यहाँ पर ऐसी क्यों बात है? यही तो हमारी खासियत है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये तुष्टीकरण के कारण ये अल्पसंख्यक, ये पिछड़ा, ये कह लीजिए कि ये दलित और ये महादलित, ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है, इससे समाज बिखर गया है, इससे समाज वंचित हुआ है। मैं तो कहता हूं कि ये जो अल्पसंख्यक विभाग है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, अल्पसंख्यक शब्द है, इसको भी अल्ट्रा वायरस होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर, आप मुझे बता दीजिए, जैन, अगर आप इनकम टैक्स में देखेंगे, व्यापार की दृष्टि से देखेंगे, तो जो जैन समाज है, जैन समाज का सबसे ज्यादा योगदान होगा। आप देख लीजिए, एक जैन दिखा दीजिए सरकारी नौकरी में, जैनियों का कितना वो है, मुश्किल से मिलेंगे। व्यापार उनके हाथ में है, समृद्ध परिवार है, फिर भी आपने उनको जो है अल्पसंख्यक की उस कैटेगरी में डाल दिया। ये सब एक राजनीतिक चश्मा है, ये समाज तब तक नहीं बदलेगा। अल्पसंख्यक जो शब्द है, यही अल्ट्रा वायरस होना चाहिए, तब अश्विनी उपाध्याय जी का जो प्रयास है ये तो मतलब आप ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में हिंदूज को माइनॉरिटी का दर्जा मिले? मैं कहता हूं कि जिनको आप ये चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी वर्ड ही खत्म कर दिया, माइनॉरिटी वर्ड खत्म किया जाए सबको। अरे इससे कुछ होगा भला क्या? भला क्यों नहीं होगा? आज 17% जो आबादी में ज्यादा है, मुझे बता दीजिए, जो 18% में ज्यादा आबादी के अंदर, वो कैसे जस्टिफाई करोगे? अल्पसंख्यक कैसे है मौलाना साहब? नहीं, देखिए अल्प बिल्कुल, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, हम तो गौतम जी से उम्मीद रखता हूँ कि कम से कम हम लोग सियासत पे बात ना करें। हमारा कहना यह है कि 16 जनवरी को राजनाथ सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर यह ऐलान करा कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए 6000 जॉब क्रिएट करेंगे। ठीक है, उस सियासत कहां हो रही है? उससे पहले नरेंद्र मोदी जी की अपनी पहली सभा में उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों की वापसी की पूरी कोशिश करेंगे। साथ साथ ईस्टर्न पाकिस्तान से जो लोग 67 साल से आए हुए हिंदू हैं, मैं हिंदू का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे, हम उनके लिए कोशिश करेंगे। हमारा कहना यह है कि खाली बयानबाजियां या हिंदू मुसलमान माइनॉरिटी मेजोरिटी ये चुनावी सामग्री ना हो, इलेक्शन का मटेरियल नहीं हो। आपको कुछ करना, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला भी नहीं है, हमें हर जगह की बात करनी पड़ेगी, 8 राज्यों की बात करनी पड़ेगी, पंजाब का भी जिक्र होगा। इख्तिसार के साथ ये है कि जब हम बात करते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, जब हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो हमको यहाँ माइनॉरिटी और मेजोरिटी नजर आ जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि जब हम पंजाब की या अलग खालसा यूनिवर्सिटीज की हम बात करते हैं, हम इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे पॉलिटिकल अलायंस होते हैं। हम कॉन्वेंट स्कूलों के खिलाफ तो बात करते हैं, लेकिन हमारे क्या हिंदू या मुसलमान जितने भी हम कॉमनल पॉलिटिक्स करने वाले हैं, हमारे बच्चे सब पढ़ते कॉन्वेंट स्कूलों में। हमारा कहना है कि जो जहां पे संरक्षण प्राप्त है जिसको भी, आप उसको उसके तरीके से काम करने दीजिए। आपको कश्मीरी पंडितों की फिक्र, मैं भी आपके साथ उपाध्याय जी खड़ा हुआ हूँ। मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने, चूंकि वो मेरे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस ने क्या खता की उसको छोड़िए, 3.5 साल गुजर गए, कश्मीरी पंडितों के सिलसिले में अभी तक कोई एक कदम मुझको बता दीजिए जो हुआ हो। हाँ, मैं इससे आगे की बात करूं, शीला सरकार हो या केजरीवाल सरकार हो, ममता सरकार हो या ज्योति बसु की सरकार हो, जहां जो जो सरकारें थी, कश्मीरी पंडितों को जो बेनिफिट था वो मिल रहा है। नया क्या कुछ वो बता दीजिए मुझको। मौलाना साहब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आप जो है रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में तो आ जाते हैं। नहीं, सुन लीजिए, आप आ जाते हैं, रिट पिटीशन भी लगा देते हैं, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, कश्मीरी पंडितों के लिए कितने लोगों ने रिट पिटीशन लगाई? कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाने वाले कितने लोग हैं मुझे बता दीजिए। रोहिंग्या मुसलमान के लिए मैं बात करना चाहता हूं, सब कह रहे हैं मानवाधिकार का हनन है, सभी आवाज उठाते हैं। के साथ नाइंसाफी हुई, अगर इन्होंने इल्जाम लगाया है, पूरे पैनल को, जिम्मेदारी के साथ उपाध्याय जी को भी और अपने कश्मीरी पंडित भाई को भी नेट सर्च करें। मौलाना देहलवी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा है कि पहले दिन से अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ खड़ा हुआ था, कल भी था और आज भी है। फिर मानता हूं, सियासत मत कीजिए, जिसको जो जुल्म हो रहा है उसके साथ इंसाफ कीजिए। डॉक्टर गुप्ता मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो बात पंडित अजय गौतम ने भी जिसका जिक्र किया कि भाई क्या यह मुमकिन है क्या, और इससे कुछ भला होगा क्या कि माइनॉरिटी वोट को ही खत्म कर दिया जाए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी ये सारे वोट्स ही खत्म हो जाएं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं वो? क्या अभी जो देश के हालात हैं और जो माइनॉरिटीज की इस देश में हालत है, हम कर सकते हैं क्या ये? नहीं, ट्राइबल और दलित भी खत्म कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ओबीसी, ट्राइबल, दलित, कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर गुप्ता, किसी भी शब्द को खत्म करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि माइनॉरिटी वर्ड को हम खत्म कर दें, अल्पसंख्यक सब शब्द को हम वहां से हटा दें, कोई और नया शब्द जरूर उठकर आएगा और जिसके कारण फिर नए मुद्दे चलेंगे।
और बार बार यही होगा कि ये जो नया शब्द उठकर आया है ये माइनॉरिटी का ही एक नया रूप है। लेकिन माइनॉरिटी शब्द खत्म करने से, अल्पसंख्यक खत्म करने से कुछ नहीं होगा। संविधान का रास्ता ही एक अछूत रास्ता है, वही अपनाना चाहिए। मौलिक अधिकार सभी को उपलब्ध है। जहां जहां पर भी किसी भी किस्म का कोई भी ऑपरेशन है, किसी भी कम्युनिटी को किसी भी सहायता की जरूरत है, विशेष अधिकार उसको दिए जाते हैं, विशेष अधिकार लागू किए जाते हैं, और वही एक सही रास्ता है। अश्विनी जी ये बताइए, ये सवाल रह गया, मैं आपसे अब पूछ लेता हूं नहीं, भाई 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित किया जाए, आपको ये सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने की जरूरत क्यों पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को यह आदेश दे कि इन 8 राज्यों में हिंदुओं को माइनॉरिटी घोषित किया जाए, जब आपकी केंद्र में अपनी ही सरकार है? पहली बात तो ये कि केंद्र में मेरी सरकार है, इसका मतलब मैं वकील नहीं हूं, मैंने वकालत करना छोड़ दिया या मैंने जो सामाजिक मुद्दे लड़ने छोड़ दिए। अरे पीआईएल मैं अब भी करता हूं, पहले भी करता था, आज भी करता हूं। अभी कल ही फैसला आया कि देश भर के सारे नेताओं के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में रजामंदी है ना, तो ये तो मेरा पैशन है। अरे भैया नहीं, आप सुनिए ना, ये मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूं, एज ए अश्विनी उपाध्याय करता हूं, एज ए बीजेपी नेता नहीं करता हूं। हाँ, वो मुझे आप पता है, समझिए, लेकिन आपकी पार्टी का ये क्या मेरा रोल है? फंडामेंटल राइट आप है स्पोक्सपर्सन भी कि तो मैं हैं। जाके पीआईएल डाल सकूं, ठीक है। तो मैंने बताया व्यक्तिगत, मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पीआईएल किया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है। ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों का जो जजमेंट है टीएमए पे, उसी का उल्लंघन कर रहा है। 11 जजेस के जजमेंट कह चुके हैं, यहाँ पे पैनल में बैठे हुए शायद लोगों ने उसको पढ़ा नहीं, टीएमए पाई फाउंडेशन जजमेंट, उसमें स्पष्ट कहा हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पे माइनॉरिटी नहीं होगा, राज्य स्तर पे होगा। मुझे लगता है शायद गुप्ता जी ने भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही उल्लंघन कर रहा है। इसलिए मैंने कहा आप इसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि अभी तक माइनॉरिटी की डिफिनेशन हुई नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है किसी चीज को डिफाइन करने का, आप डिफाइन कर दीजिए, उस पैरामीटर पे जो आए उसको, वो माइनॉरिटी, जो ना आए वो नहीं माइनॉरिटी। मैंने जो इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस है, चाहे यूनाइटेड नेशन ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, जापान ले लीजिए, माइनॉरिटी उसको बोलते हैं जो लेस देन 2% हो, जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका आर्थिक वजूद न हो, जिसको। अरे नहीं भैया, आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? संविधान संशोधन से क्या लेना देना? अरे एक सिंपल सा नोटिफिकेशन, एक सिंपल, ओहो प्लीज, अगर नहीं पता संविधान के बारे में मत बोलिए दहलवी साहब, ये संविधान संशोधन नहीं करना है। एक नोटिफिकेशन है सरकार का, केंद्र सरकार का, वो भी पार्लियामेंट का नोटिफिकेशन नहीं है, सिंपल सरकार का नोटिफिकेशन है, उसको स्टक डाउन करना है। न संविधान संशोधन करना है, न पार्लियामेंट जाना, कहीं नहीं जाना है। उसमें सचिव के साइन है, किसी मंत्री के भी साइन नहीं है, सचिव का साइन किया हुआ नोटिफिकेशन है 1993 का, उसको स्टक डाउन करना है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, अब आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया बहुत सारी बातों का, अश्विनी उपाध्याय साहब की बातों का, तो अब आपको लग रहा है कि सही रास्ते पर हैं अश्विनी साहब? मुझे कोई बिल्कुल गलत रास्ते पर है। अश्विनी उपाध्याय देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और प्रीति लागू करना चाहते हैं। अजय गौतम जी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में संविधान को डाउन करना चाहते हैं। देश का आरक्षण आर्थिक आधार पर कभी नहीं हुआ था, सामाजिक आधार पर हुआ था, और सामाजिक रूप से जो हिंदुओं की पिछड़ी जातियां थी और जो दलित जातियां थी उनको आरक्षण दिया गया था, आर्थिक आधार पर नहीं दिया था। गुप्ता जी बैठे हुए, पूछ लीजिए इनसे। इसलिए मैं आपको दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से कर दूं कि देश के संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कांग्रेस सहित पूरा देश अपने आप में पूरा विरोध करेगा भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के नाको चने चबवा देगा, सड़क से लेकर के संसद तक। संसद में आप इस मामले को लेकर के आइए और संसद में लेकर के आइए, आपकी हिम्मत है, आपकी हैसियत है, तो देश के अल्पसंख्यकों की बात आप थोड़ी देर पहले आइए। और मैं अजय गौतम को चेतावनी देता हूं की खुद मान रहे थे। देश के जो हिंदू जनमानस है, उसकी जो पिछड़ी जातियां हैं और उसकी जो दलित जातियां हैं, उसको लेकर के ये किसी भी तरीके से खिलवाड़ न करें। अगर आप आपको बताइए, आप हिंदुओं को अल्पसंख्यक चाहते हैं, लक्षद्वीप में हिंदू 2% है, वरिष्ठ आदमी को शोभा नहीं देता है।
इस बात के आप लिए ये एक बार बताओ, गुप्ता जी से लक्षद्वीप पूछ में केवल लीजिए। 2% हिंदू, उनको आप अल्पसंख्यक चाहते हो कि नहीं चाहते हो? लक्षद्वीप में 2%, मिजोरम में 2%, नागालैंड में 8%, मेघालय में 11%, कश्मीर में 28%। इनको आप अल्पसंख्यक घोषित करना चाहते हो नहीं चाहते हो? इस बहस को संसद में लेके आइए अश्वनी उपाध्याय जी। अरे संसद से क्या लेना देना, आपको पता ही नहीं कुछ, तो संसद में आपको नहीं पता है ना? चूंकि ये भैया नोटिफिकेशन है, आपको नहीं पता है। अल्पसंख्यकों को संसद से कोई लेना देना नहीं, इसका संसद से कोई लेना देना नहीं, संविधान से कोई लेना देना नहीं। अरे एक पन्ने का नोटिफिकेशन है, सचिव के साइन किया हुआ नोटिफिकेशन है, आप संसद की बात कर रहे हैं उसके लिए। देखिए पोलराइजेशन कहीं अरे सचिव को छोड़िए, आपकी हैसियत है तो संसद में राजपूत साहब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए पंडित गौतम को भी सुन लीजिए जी। मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं कि पोलराइजेशन की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। उसी संविधान की धारा 1 से 32 के बीच में जो आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार है। समान नजर से सबको देखिए, सबको समान वजीफे दीजिए। एक को वजीफा इसलिए देंगे वो अल्पसंख्यक है, 17% है, इसलिए उसके बच्चों को वजीफा मिलेगा, इसलिए उसके बच्चों को एडमिशन मिलेगा, दूसरे को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुसंख्यक है, वो उसका गुना हो जाता है। मैं अश्वनी उपाध्याय जी से कांग्रेस को सब पता है, एक प्रेयर उसमें अमेंड कर दीजिए कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक कैटेगरी से बाहर करना चाहिए। पूरे देश में मैं कह रहा हूँ, अगर ये सारी बाकी की प्रेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मुसलमान अल्पसंख्यक कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, वैसे ही सबको समान अधिकार की और 370 हटाने की, आर्टिकल 35A को हटाने का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। डॉक्टर गुप्ता, अश्विनी साहब की आपने बात सुनी, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या जितना आसान तरीके से वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आसान है 1993 के नोटिफिकेशन को कैंसिल करना, रद्द करवाना? आसान नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि जो काम संसद के जरिए होना चाहिए उसे हम कोर्ट में ले जाते हैं और कुछ समय तक हम उसकी जो है राजनीतिक सुर्खियां बटोरते हैं, और यही एक यहाँ दुर्भाग्य रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म लीजिए, PIL जो अभी एक न्यायालय ने कहा भी PIL जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रहा ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए है। कुछ समय तक जो है ये मुद्दा जो है जीवित रहेगा, उसके बाद कोई और नया मुद्दा आएगा, वो जीवित होगा। और समय की परिभाषा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वक्त लाया जाए इस, ताकि माहौल ऐसा क्रिएट हो जाए कि ये अल्पसंख्यक हैं, इनको यहाँ ये नहीं मिल रहा, वहां वो नहीं मिल रहा। सारा का सारा मुद्दा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, आपके हिसाब से इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, किंग सी भारती साहब, पंडित अजय गौतम और मौलाना दहलवी हमारे साथ थे, थोड़ा पहले चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मंडे को एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें ETV उर्दू।